देयर विल बी ब्लड ये 2007 की अमेरिकन पीरियड ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पॉल थॉमस एंडरसन। When the human need is converted into the greed, then the problems will arise in their life. इंसानी ज़रूरत जब लोभ लालसा में बदलती है तो उसके जीवन में समस्याएं तो आती ही है। देयर विल बी ब्लड ए फिल्म बेस्ड है अपॉन सिंक्लेयर के 1927 में लिखे नॉवल ऑयल पर। एक कहानी है झूठ, लालच और पाखंड से भरे ऐसे दो किरदारों की जो एक दूसरे से अलग होकर भी एक है। कहानी की शुरुआत होती है 1898 से, जब डैनियल प्लेनव्यू अकेला ही बड़े मेहनत से पत्थर से चांदी तराश रहा है, जो कि सच में बड़ा ही कठिन काम है। उसी काम को करते समय एक हादसे में वो जख्मी हो जाता है। एसएस कोरिफिकेशन लेबोरेटरी से गोल्ड एंड सिल्वर सर्टिफिकेट वो लेता है। ये वो वक्त है जब इंडस्ट्रियल एरा एक अलग फेज में है, जहां लोग धीरे धीरे स्टीम से ऑयल पर निर्भर हो रहे हैं और डैनियल भी अब ऑयल में अपना हाथ आजमा रहा है। साल 1902 तक वो अपने फील्ड में क्रिटिकल फेज में है। जमीन से ऑयल निकालने का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तकनीकी खराबी के कारण एक हादसे में 7 काम करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके बेटे को संभालने की जिम्मेदारी डैनियल लेता है। उसका नाम वो HW रखता है, जो आगे चलकर डैनियल का बिजनेस पार्टनर के रूप में दिखाई देता है। डैनियल लोगों के सामने अपने आप को एक फैमिली मैन के रूप में प्रेजेंट करता है। साल 1911 में पॉल संडे नामक एक युवा डैनियल से मिलने आता है और अपने मकान के नीचे कैलिफोर्निया में तेल के भंडार के बारे में बताता है। बताए जगह डैनियल और HW पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात पॉल के ट्विन ब्रदर इलाई से होती है, जो कि लोकल चर्च का प्रीचर भी है। डैनियल इलाई से ज़मीन खरीदने की चालाकी से कोशिश करता है, तो इलाई को भी तेल के भंडार के बारे में पता है, तो वो भी $10,000 की मांग रखता है। डैनियल लगभग आजू बाजू की ज़मीन खरीद चुका है, सिवाय विलियम बैंडी के, चूँकि उनसे समझौता नहीं हो पाया है। डैनियल अपने स्वभाव के विपरीत लोगों को बड़े सपने दिखाता है। वो परिवार की बात करता है, अपने काम को बड़ी ही अलग ढंग से लोगों के सामने पेश करता है। वो परिवार की बात करता है, वो एजुकेशन की बात करता है, खेती, अच्छी ज़िंदगी, अच्छे रोड, रोजगार की बात करके वो आखिर अपना ड्रिलिंग का काम शुरू करता है। साथ ही साथ इलाई की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। डैनियल से वो कहता है कि काम शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा, आप मुझे गांव के लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना। लेकिन ऐन वक्त पे डैनियल ऐसा कुछ नहीं करता और यही से एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन इलाई और डैनियल के बीच शुरू होती है। ड्रिलिंग के कुछ ही वक्त बाद एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें एक मजदूर की जान जाती है, तो HW अपनी सुनने की क्षमता खो देता है। हादसे में पूरा ड्रिलिंग स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाता है। इतना होने के बावजूद इलाई अपने पैसे मांगने डैनियल के पास आता है। जहाँ डैनियल उसे बेहद जलील करता है, तो उस रात इलाई अपने पिता को भी भला बुरा कहता है, यहाँ तक कि हाथ भी उठाता है। अगले दिन डैनियल के घर एक व्यक्ति आता है, जिसे वो डैनियल का स्टेप ब्रदर कहता है। हेनरी काफ़ी शांत, संयमी अपने स्वभाव से लगता है। वो डैनियल के साथ मिलकर काम करना चाहता है। HW हेनरी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और उसे रास्ते से हटाने के लिए आग भी लगा देता है। ये सब देख डैनियल HW से परेशान होकर उसे सैन फ्रांसिस्को के स्कूल भेज देता है। डैनियल हेनरी से घुल मिल तो जाता है, लेकिन कुछ बचपन की बातों के कारण हेनरी डैनियल के शक के घेरे में आता है। शराब के नशे में दोनों होते हुए डैनियल हेनरी को सच बताने को कहता है, तो हेनरी बताने लगता है कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, उसकी मौत ट्यूबरकुलोसिस से हो चुकी है और उसकी बताई बातों को लेकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुस्से से भरा डैनियल हेनरी को मारकर वही ठिकाने लगा देता है। यह सब विलियम बैंडी देख लेता है। डैनियल एक बार फिर उसकी ज़मीन लीज पर लेने की बात कहता है, पैसे की ऑफर देता है, लेकिन बैंडी उसे चर्च का हिस्सा बनने को कहता है, उसे बपतिस्मा लेने को कहता है, उसने जो पाप किए उसका प्रायश्चित करने को वो कहता है।
इस पूरे एपिसोड के बाद इलाई को एक बड़ा मौका मिलता है डैनियल को जलील करने का, और वो उसका पुरजोर फायदा लेता है। इलाई डैनियल को कबूल करने को कहता है कि वो पापी है, उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, और वो काफ़ी बेइज्जत उसे करता है। उधर पाइपलाइन का काम शुरू हो जाता है तो HW भी डैनियल से जुड़ जाता है। इलाई अपने धर्म से जुड़े प्रचार में लग जाता है। साल 1927 में HW इलाई की छोटी बहन मैरी से शादी कर लेता है और डैनियल से मिलने आता है, जहाँ डैनियल अब काफ़ी अमीर और शराबी हो चुका है। जब HW अपने खुद के ड्रिलिंग का काम मेक्सिको में शुरू करने की इच्छा दिखाता है तो डैनियल उसके बहरेपन का मजाक उड़ाता है। उसे सच बता देता है कि वो उसका बेटा नहीं है, तुम में कुछ भी मेरे जैसा नहीं है। जाते जाते HW भी बोल देता है कि मुझे खुशी है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। इलाई अचानक से डैनियल से मिलने पहुँचता है। इलाई अब रेडियो प्रीचर बन चुका है और अपनी ज़मीन बैंडी रैंच को खरीदने का ऑफर डैनियल को देता है। ये वही समय है जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी। बैंडी परिवार के विलियम बैंडी की मौत हो चुकी है और उसका पोता भी एक्टर बनने की इच्छा लेकर हॉलीवुड जा चुका है। डैनियल कहता है कि मैं एक कंडीशन पे ये सौदा करूंगा कि तुम कहो कि तुम एक झूठे पादरी हो और भगवान मात्र एक अंधश्रद्धा है। जमीन के सौदे और अपनी माली हालत को देखते हुए इलाई कहने पर मजबूर होता है। डैनियल भी बता देता है कि बैंडी रैंच की जमीन अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि वहां का ऑयल पहले ही पड़ोसी कुओं के जरिए निकाल लिया गया है। इतना कहकर डैनियल इलाई पे हमला करने लगता है। बॉलिंग एले के बीच घूम घूम कर डैनियल इलाई को मारने लगता है और आखिर इलाई इसमें मारा जाता है। डैनियल कहता है आई एम फिनिश्ड। देयर विल बी ब्लड को जब हम देखते हैं तो इसकी कहानी और कैरेक्टर के जरिए अलग अलग थीम से हम परिचित होते हैं। दिस इज अमेरिका। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन सोसाइटी में एक चीज सब में नजर आई, और वो थी हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने की। हर किसी को पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी, रुतबा हासिल करना था। और ये सब मानसिकता उसी वजह से आई क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान सोसाइटी में दो क्लास बड़े ही आराम से नजर आते थे। एक वो जो इन सब को ओन कर रहे थे और दूसरा वो जो इन सब काम में मजदूर थे। अब इस दशा में जिस किसी को पैसों का थोड़ा भी पुशअप था वो पहली क्लास को ही चूज करता, चाहे उसे अपनी नैतिकता से ही दूर क्यों ना होना पड़े। और ऐसी पीढ़ियां लगातार अमेरिकन सोसाइटी से निकलती रही। कईयों पर थोपी गई तो कईयों ने खुद से स्वीकार कर ली। डैनियल प्लेनव्यू इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। वो अपनी तरक्की को, अपनी लालच को पूरा करने के लिए वो हर पैतरा जानता है, चाहे वो टेक्निकली हो या इमोशनली। और उसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब वो बड़े ही विश्वासपूर्ण रूप से गांव वालों को सुविधानुसार सपने दिखाता है। इमोशनली ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने बेटे को आगे कर लोगों का विश्वास जीतना चाहता है। डैनियल और इलाई दोनों ही अपने चेहरे पर झूठ का नकाब ओढ़कर अपनी प्रसिद्धि, अपनी लालच को पूरा करना चाहते हैं। इलाई अपने आप को गांव वालों के सामने बड़ा ही नैतिक, संयमी, ज्ञानी, महात्मा के जैसे अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ हम साफ तौर से देख रहे हैं कि इलाई ना तो एक अच्छा प्रीचर है और ना ही एक अच्छा बेटा, जो अपने खुद के पिता पर हाथ उठाने से भी नहीं डरता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही और अपनी लालच की परवाह है। तो डैनियल भी अपना काम पूरा करने के लिए HW को अपना बेटा तो बनाता है, लेकिन जब वही बेटा अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है तो डैनियल अपने बेटे में अपना कॉम्पिटिटर देखता है और उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर करता है। ना तो डैनियल और ना ही इलाई को फैमिली वैल्यूज़ का मतलब समझ आया। डैनियल को दुनिया में खुद का सगा कोई नहीं था, लेकिन HW जैसा एक अच्छा बेटा तो हेनरी जैसा एक भाई उसे मिला। दूसरी ओर इलाई के सभी सगे थे, माँ बाप, भाई बहन, लेकिन डैनियल और इलाई अपने आसपास के लोगों को ना तो समझ पाए और ना ही संभाल पाए। जर्मन फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने लगभग 150 साल पहले कैपिटलिज्म और रिलीजन पे कहा था कि कैपिटलिज्म इज नथिंग बट अनदर वर्जन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन।
एंड रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। कैपिटलिस्ट समाज हर तरह से अपने फायदे के लिए निचले तबके के लोगों को धर्म की उलझनों में फंसाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच और स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। कैपिटलिज्म और रिलीजन से मुक्ति और समतावादी नैतिकता के साथ ही समग्र समाज की उन्नति संभव है, और देयर विल बी ब्लड भी अंततः इसी निष्कर्ष पे पहुंचती है। एक कम्युनिस्ट विचार से जुड़ी इस फिल्म को हम देख सकते हैं। बात करें मूवी के टेक्निकल बातों की, तो मूवी का डायरेक्शन सबसे मजबूत बाजू है। बारीक से बारीक चीज पर जिस प्रकार ध्यान दिया गया है वो काबिले तारीफ है। एक्टिंग की बात करें तो डैनियल डे लुइस के निभाए डैनियल प्लेनव्यू के किरदार में काफ़ी बारीकियां हैं, जिसे काफ़ी जिम्मेदारी और सहजता से निभाया गया है, जिस कारण उन्हें एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक की बात करें तो आउटस्टैंडिंग है। गैस ब्लोआउट वाला सीन इतनी बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है कि उस दौरान की टेंशन, अर्जेंसी, केओस काफ़ी वास्तविकता से भरा लगता है। उसकी सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर के कारण वो मूवी का एक हाईलाइटेड सीन बन जाता है, और मूवी को इसी कारण बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर भी मिला। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, बेहतरीन डायरेक्शन, जहां लोभ है कुछ अच्छी तो कुछ बुरी चीज़ों से एक अच्छी जिंदगी बिताने की कुंजी ये फिल्म देती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपके इस बारे में क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।